अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा ऑसिलेशंस का ये दूसरा लेक्चर होने जा रहा है। आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक जनरल सी एक बात जो है वो आपसे शेयर करना है। आप देखिए यहाँ बोर्ड पर जो आपको एक सेंटेंस जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब ये होगा कि फिजिक्स की जबान जो है वो मैथमेटिक्स है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला ने इस कायनात में बनाई है वो बिल्कुल मैथमेटिकल बेस पर बनाई है। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने एक ख़ास मीज़ान के तहत, एक ख़ास तवाज़ुन के ज़रिए उसको बनाया है, और उस मीज़ान या उस तवाज़ुन की स्टडी करना और उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो ब्यूटी है, उसकी तारीफ़ करना जो है वो हम पर इंसान होने के नाते और मोमिनीन होने के नाते जो है वो हम पर फ़र्ज़ है। तो अगर आप इस कायनात पे जितनी आप गौर करेंगे उतना ज़्यादा आपको लगेगा कि हर चीज़ जो है वो मैथमेटिकल है, हर चीज़ के अंदर एक ख़ास मैथमेटिक्स है। अब यहाँ आज इस चीज़ की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और मैंने आज का ये लेक्चर इससे क्यों स्टार्ट किया, तो उसका रीज़न ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि फिज़िक्स में हम बहुत बड़े बड़े जो कवानीन जो पढ़ते हैं, अलग अलग जो फितरत के जो अलग अलग कवानीन जो है, नेचुरल लॉज जो हम पढ़ते हैं, अगर हम उनको इंग्लिश में या उर्दू में या किसी भी लैंग्वेज में अगर हम उनको पढ़ेंगे या लिखेंगे तो वो काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंस बनेंगे। लेकिन जब हम उन्हीं कवानीन को मैथमेटिक्स की ज़बान में उसको अगर बयान करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही शॉर्ट हो जाते हैं। सिर्फ एक मिसाल मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ख़ती रफ्तार की तारीफ़ क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, तो ख़ती रफ्तार जो है आपको पता है, ख़ती रफ्तार की तारीफ़ आप में से हर कोई कर सकता है। आप यही कहोगे कि जब कोई जिस्म ख़ती हरकत करता है तब ख़ती हटाव की तब्दीली की शरह को ख़ती रफ्तार कहते हैं। मतलब इंग्लिश में अगर कोई इसको जवाब अगर देना चाहे तो कोई ऐसा कह सकता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। अब ये जो चीज़ आपने अभी इतनी लंबी चौड़ी जो यहाँ पे जो डेफिनेशन बयान की, अगर इसी को मैथमेटिक्स की ज़बान में अगर लिखा जाए तो हम यहाँ पर इसको एकदम शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे, v इज इक्वल टू dx बाय dt। आप देखिए v का मतलब है लीनियर वेलोसिटी यानी ख़ती रफ्तार, इक्वल टू यानी इसके बराबर होती है dx बाय dt, मतलब ये कि ख़ती हटाव की तब्दीली की शरह। तो इस तरीके से एक लंबी चौड़ी जो डेफिनेशन है, एक जो लंबी चौड़ी जो तारीफ हमने ख़ती रफ्तार की अभी बात की है, उसको हमने एक छोटे से फॉर्मूले के जरिए मैथमेटिक्स में बयान कर दिए। सेम इसी तरीके से कल मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि जब कोई जिस्म सादा मौसी की हरकत करता है तो सादा मौसी की हरकत को बयान करते वक्त हम लोगों ने चार बातों को उसमें लेकर आए थे, चार शर्तें हमने बयान किए थे कि वो दौरी हरकत होना चाहिए, वो अंदरूनी बहाली कुव्वत के जरिए होना चाहिए, अंदरूनी बहाली कुव्वत औसत मकाम की जानिब होना चाहिए, और चौथा और आखिरी पॉइंट था कि अंदरूनी बहाली कुव्वत औसत मकाम से ख़ती हटाव के साथ रास्त तनासुब में होना चाहिए। तो जब ये चार बातें हमको किसी एक हरकत में नजर आए तब जाकर हम उस हरकत को सादा मौसी की हरकत कहते हैं। अब आप लोग देखिए कि अगर इतनी बड़ी डेफिनेशन जो अभी हमने बताया सादा मौसी की हरकत की, कि ऐसी दौरी हरकत जो अंदरूनी बहाली कुव्वत के जरिए पैदा होती है, जिसके दौरान अंदरूनी बहाली कुव्वत औसत मकाम की जानिब होती है और अंदरूनी बहाली कुव्वत औसत मकाम से हटाव के साथ रास्त तनासुब में होती है, उसे ख़ती सादा मौसी की हरकत कहते हैं। अब ये इतनी बड़ी जो तारीफ है, अगर इसको मैथमेटिक्स की ज़बान में अगर बोला जाए तो हम सिंपल एक इक्वेशन के जरिए हम लोग इसको लिखेंगे, और वो इक्वेशन होगी इस तरह से, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो अगर मान लो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ख़ती सादा मौसी की हरकत क्या है, और उसके जवाब में अगर आप में से किसी ने ये फॉर्मूला लिख दिया, ये जो
डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके सामने दिख रही है, अगर उसने ये लिख दिया तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जरिए वो पूरी हरकत जो है उसकी अक्कासी हो जाती है। मतलब ये छोटा सा फॉर्मूला पूरी उस सादामौसी की हरकत को जाहिर कर देता है। तो ये था मेरे इस इंट्रोडक्शन का मतलब कि किस तरीके से हम बड़े बड़े जो नेचुरल फिनोमिनॉन्स जो होंगे हम उनको मैथमेटिकल इक्वेशंस के जरिए जो है बहुत ही शॉर्ट में जो है वो उसको जाहिर कर सकते हैं। अब हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो प्योरली मैथमेटिकल है। मतलब हम वैसे भी फिजिक्स में ज्यादातर मैथमेटिक्स की ही बात करते हैं और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं, तो इसीलिए आज का जो खास तौर से जो लेक्चर है वो प्योरली इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ताल्लुक से है, इसको हल करने के ताल्लुक से है। तो सबसे पहले इसको हल करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको कुछ फॉर्मूले इन एडवांस, मतलब इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले मैं आपको इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले जो है वो बताना चाहूंगा और ये चाहूंगा कि आप उनको नोट डाउन भी करें और उसको याद भी कर लें। आप देखिए सबसे सिंपल सा जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, वो पहला फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है वो है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। अगर आप x टू द पावर n इस फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इसका सीधा साधा आंसर आता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इसका मतलब ये होगा कि अगर x का पावर n है तो जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो उसका जवाब होगा इंटीग्रेशन का वो जो पावर है उसमें एक का इजाफा हो जाएगा और डिवाइडेड बाय वही वाला नंबर यानी n प्लस वन। जैसे इसको अगर अप्लाई करना हो तो आप इस तरीके से इसको इमेजिन कर सकते हैं। मान लें इंटीग्रेशन x टू द पावर 7 है और बाजू में dx है और अब आपको इसको इंटीग्रेशन करना है तो आप इजीली ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका जवाब आ जाएगा x टू द पावर 7 प्लस वन, n प्लस वन है। इसका मतलब आप ये ऊपर वाले जो इंडेक्स वाला जो नंबर है कुव्वतनुमा वाला नंबर, इसमें आप एक का इजाफा करोगे तो 7 है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस वन मीन्स 8 डिवाइडेड बाय n प्लस वन यानी 7 प्लस वन यानी 8। तो ये इसका जवाब आ गया। तो इंटीग्रेशन x टू द पावर 7 dx, इसका जवाब होगा x टू द पावर 8 अपॉन 8। इसी तरीके से मान लो x टू द पावर 0 है और अब आप इसको हल करना है। अब जाहिर है x टू द पावर 0 का मतलब है कोई नहीं 1, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 होता है तो उसकी कीमत 1 होती है। तो ये x टू द पावर 0 या फिर इंटीग्रेशन dx यानी ये जो x टू द पावर 0 है उसका मतलब 1 हो गया यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला अगर आप यहाँ अप्लाई करोगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा x टू द पावर 0 प्लस वन। जाहिर है 0 प्लस वन यानी 1 और अपॉन में आ जाएगा 0 प्लस वन यानी 1। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन x टू द पावर 0 dx का आंसर आ गया x टू द पावर 1 अपॉन 1 या फिर इंटीग्रेशन dx का आंसर हो जाएगा x। जाहिर है यानी x का पावर 1 यानी x होता है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला है जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी आज के इस टॉपिक के अंदर। इंटीग्रेशन का एक दूसरा जो फॉर्मूला जिसकी हमको आज जरूरत पड़ने वाली है, आप देखिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मान लो कि a कोई एक नंबर है, कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर है और x जो है वो वेरिएबल है, वो भी स्क्वायर में है और ये दोनों अंडर रूट में है, लेकिन ये 1 अपॉन के रूप में है, अपॉन में है, नीचे है। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर कोई है तो इसका जो डायरेक्ट आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। ओके, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट आपको आंसर जो है साइन इनवर्स x अपॉन a, ये आपको याद रखना पड़ेगा या इसको आपको मतलब लर्न कर लेना है, इसको याद कर लेना है ताकि आप आने वाले जो डेरिवेशन जो हमारा अभी शुरू होगा उसमें आप इसको अप्लाई कर सको। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो तफरीकी मसावात अखज़ किए थे, आज हम उसी तफरीकी मसावात को हल कर रहे हैं। इससे रिलेटेड सवाल जो है काफ़ी बड़ा सवाल एग्जाम में आ सकता है। वो सवाल ये होगा कि आप सादा मौसी की हरकत की तफरीकी मसावात लिखिए और उसको हल कीजिए और हल करके खती इसरा, खती रफ्तार और खती हटाव के ज़ाब्ते अखज़ कीजिए। अगर इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में आता है, काफ़ी बड़ा सवाल होगा ये 4 या 5 नंबर के लिए,
तो इसके जो जवाब की शुरुआत हम लोग इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम तफरीकी मसावत लेंगे। तफरीकी मसावत जो है वो होती है d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये तफरीकी मसावत अगर आपको याद है तो ही आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, इसलिए आप सबसे पहले इसको लर्न कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। पहली स्टेप, ओमेगा स्क्वायर एक्स उधर ट्रांसफर करेंगे। जब आप इसको उधर शिफ्ट करोगे ये हो जाएगा d2x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में है d2x बाय dt स्क्वायर, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 मरतबा आपने इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो हम यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे दोनों डिफरेंशियल्स को। तो हम इसको पहले ऐसा लिख सकते हैं d बाय डी टी, मतलब मैंने एक डेरिवेटिव अलग कर दिया, इंटू डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो d2x बाय डी टी स्क्वायर था, हमने क्या किया यहाँ पे d2 जो था उसको d इंटू डी अलग कर दिए, और dt का स्क्वायर था तो dt अलग और ये dt अलग। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब आप देखिए अगली स्टेप पर आते हैं, d अपॉन डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी। आप लोग इस टर्म पे गौर कीजिए, डी एक्स बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, खती हटाव की तब्दीली की शरह, और ये है खती रफ्तार। डी एक्स का मतलब हटाव होता है और बटे में वक्त है, इसका मतलब खती हटाव की तब्दीली की शरह और उसका मतलब है खती रफ्तार। तो आप डी एक्स बाई डी टी की जगह पर v ले सकते हैं। तो ये आ गया v, यहाँ पर v इज इक्वल टू मतलब यहाँ पर ये हो गया d अपॉन डी टी इंटू वी, ये डी एक्स बाई डी टी की जगह पर मैंने v ले लिया हूँ, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ओके, अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए ये जो dv बाई dt है, यानी ये वाली जो टर्म है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और अब आप गौर कीजिए कि dv बाई dt क्या है। dv का मतलब है रफ्तार की, खती रफ्तार की तब्दीली, और बाय dt का मतलब है उस तब्दीली की शरह, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो खती रफ्तार की तब्दीली की शरह, इसका मतलब ये खती इसरा है, तो हम लोग इसको हटाकर इसरा ले सकते हैं, मतलब ये चीज हट गई और इसकी जगह पर a आ गया, तो a इज इक्वल टू हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। आप लोग देखिए ये हमारा पहला सॉल्यूशन आ गया, मतलब हमने तफरीकी मसावत जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, हमने उसको हल किए और उसको सॉल्व करने के बाद हमारा पहला फॉर्मूला खती इसरा के लिए जो है मिला, और वो फॉर्मूला मिला a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। आप देखिए इस फॉर्मूले के अंदर लेफ्ट साइड में a जो है वो खती इसरा है और वो एक वेक्टर है, इसका मतलब आप उसके ऊपर एक बार इमेजिन कर सकते हो, बार लगा सकते हो। राइट साइड में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक नंबर है, लेकिन बाजू में जो एक्स है वो खती हटाव है और वो भी एक वेक्टर है, इसका मतलब उसके ऊपर भी एक बार आ जाएगा। और इस लिहाज से अब अगर हम इस फॉर्मूले पे गौर करें तो हमको पता चलेगा कि तीसरा जो है वो खती हटाव से मुखालिफ सिमत में है। मैंने आपको इससे पहले भी ये माइनस साइन के बारे में बताया था, जब भी किसी फॉर्मूले में माइनस साइन नजर आती है उसका मतलब होता है मुखालिफ सिमत, अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होगा कि इधर वाला वेक्टर और उधर वाला वेक्टर एक दूसरे के मुखालिफ हैं, मतलब खती इसरा हमेशा खती हटाव के साथ मुखालिफ सिमत में होगा। जिस डायरेक्शन में खती हटाव होगा उससे मुखालिफ सिमत में खती इसरा होगा। इस बात को हम लोग आगे चलकर अलग अलग तरीकों से हम इसको पढ़ने वाले हैं। खास तौर से हम लोग जब ग्राफिकल मेथड से हम ये आर्टिकल को पढ़ेंगे उस वक्त आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से हम ग्राफ के जरिए भी, तरसीम के जरिए भी हम बता सकते हैं कि खती इसरा जो है वो खती हटाव से मुखालिफ होता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब आप देखिए हम इसी मसावात को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करते हुए खती इसरा, फिर खती रफ्तार और फिर खती हटाव पर आना है। तो हमारा पहला सॉल्यूशन तो कंप्लीट हो गया। हमको पहला फॉर्मूला जो मिला वो है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। आइए अब हम इसको और ज्यादा सॉल्व करते हैं ताकि हम इस पर से खती रफ्तार के फॉर्मूले पर आ सकें। आप लोग देखिए ये जो a है खती इसरा, हम इसको लिख सकते हैं खती रफ्तार की तब्दीली की शरह, मतलब a की जगह पर आप लिख सकते हो dv बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि a जो है वो क्या है, खती रफ्तार की तब्दीली की शरह, इसलिए मैंने a की जगह पर खती रफ्तार बटे वक्त लिख सकते हैं उसको, तो dv बाई डी टी।
ओके, अब हम यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा एक उसूल इस्तेमाल करेंगे। आप लोग देखिए, पूरा ध्यान इधर दीजिए। मान लो कि आपके पास एक नंबर है 2/3, तो हम इस नंबर को तब्दील करके एक नए तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5 इंटू 5/3। आप लोग देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 वाला जो नंबर था उसको हटा दिया, अपनी मर्जी से यहाँ पे एक नया नंबर लेकर आया, मल्टीप्लाई किया वही नया नंबर डिवाइडेड बाय ये वाला नंबर पहले का जो था। तो अगर आप इसको हल करोगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा और ये हो जाएगा 2/3, मतलब इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव के अंदर चेंज ऑफ वेरिएबल कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, ये अगर आपको ये मिसाल समझ में आई है तो मैं अगली स्टेप पर आपको लेके चलता हूं। आप गौर से देखिए, dv/dt है, तो मैं यहां पर इसको इस तरह से लिखूंगा dv/dx। मैंने अपनी मर्जी से यहां पर dv के अपॉन में dx नया नंबर लेकर आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे dx/dt से। आप अब देखिए, अभी जैसा मैंने किया था बिल्कुल वही चीज हुई है। dv अपॉन एक नया नंबर मल्टीप्लाइड बाय वही नया नंबर डिवाइडेड बाय ये वाला dt। अगर आप इसको हल करोगे तो ये dx से dx कट जाएगा, ये वापस dv/dt हो जाएगा। तो इस चीज को हमने इस तरीके से लिखा। ये डिफरेंशियल जो कैलकुलस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका एक सिंपल सा तरीका है चेंज ऑफ वेरिएबल का। इज इक्वल टू ये आ जाएगा -ω² इंटू एक्स। तो dv/dx इंटू dx/dt इज इक्वल टू -ω² इंटू एक्स। अब आप फिर से इस पर गौर करो। आप देखो यहाँ पर ये टर्म वापस आई dx/dt। dx खती हटाओ, बाय dt वक्त, खती हटाओ की तब्दीली की शरह, मतलब ये खती रफ्तार है। तो आप इसकी जगह पर v ले सकते हैं। इसका मतलब ये बन जाएगा dv/dx इंटू v इज इक्वल टू -ω² इंटू एक्स। और अब यानी ये dx/dt हट गया, उसकी जगह पर v आ गया। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो dx है इसको शिफ्ट करेंगे हम उस तरफ, तो इस साइड में बचेगा dv और v। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं v इंटू dv इज इक्वल टू -ω² इंटू एक्स इंटू ये dx उधर चला गया, तो यहाँ पर ये dx उस साइड में चला गया है। अब आप लोग देखिए, अब हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई है जिसमें यहाँ पर एक तरफ dv है मतलब v का डिफरेंशियल, और एक तरफ x है मतलब x का डिफरेंशियल। जब भी इस तरीके से कोई स्टेप आ जाती है कि एक डिफरेंशियल एक तरफ है, एक दूसरा डिफरेंशियल दूसरी तरफ है, तो उसको हल करने का जो तरीका है वो होता है इंटीग्रेशन का। मतलब अब हमको यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेंगे। जब हम लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन लेंगे तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन v इंटू डी इज इक्वल टू, बिल्कुल ऐसे ही हम उस साइड का इंटीग्रेशन लेंगे, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन -ω² इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब आप यहाँ पे इस चीज पे गौर कीजिए, यहाँ पर आपको जो वेरिएबल है वो v है, और यहाँ पर v का पावर कोई नहीं है मतलब 1 है। इसका मतलब जब आप इसको इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से अप्लाई करोगे, जो मैंने अभी इस लेक्चर से पहले आपको बताया था, वो फॉर्मूला अगर आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा v का पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। इसका मतलब इसको अगर हल करते हैं तो ये आ जाएगा v²/2। ये फॉर्मूला कैसे आया? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था, और वो था x⁴n का अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो x⁴n+1 अपॉन n+1। तो वही चीज यहाँ पर हमने x को हटाकर v के रूप में किया है, तो v⁴1+1 यानी 2 अपॉन 1+1 यानी 2, तो v²/2 इज इक्वल टू, आप लोग देखिए -ω² एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन के अंदर से बाहर निकाला जा सकता है, या जरूरत हो तो बाहर से अंदर भी किया जा सकता है। यहाँ पर आप इस इंटीग्रेशन के आप यहाँ पर इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते हो, ये हो जाएगा -ω² बाहर। अब आप देखिए कि इंटीग्रेशन के अंदर बचा है x और फिर बाजू में है dx। यहाँ पर ये x का पावर कोई नहीं है मतलब 1 है, तो फिर से आप वो इंटीग्रेशन x⁴n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर भी। अगर आपने यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा x⁴2 अपॉन 2 यानी x⁴1+1 अपॉन 1+1 यानी 2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई किए, वो हो गया v²/2, ये हो गया -ω² बाहर, x⁴1 dx था तो उसका इंटीग्रेशन हो गया x²/2।
अब आप यहाँ पर और एक बारीकी पे गौर कीजिए। आप देखिए इंटीग्रेशन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक इंटीग्रेशन होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन ऐसे इंटीग्रेशन को कहते हैं जिसके अंदर इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों पता हो। अगर आपको इंटीग्रेशन की हदें मालूम है, मतलब आपको अगर निचली हद लोअर लिमिट और ऊपरी हद यानी अपर लिमिट अगर आपको ये दोनों पता है और आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्योंकि आप डेफिनेट आपको पता है कि वो इंटीग्रेशन कितने एरिया के लिए अप्लाई किया जा रहा है, कहां से शुरू हो रहा है कहां से खत्म हो रहा है, तो पूरा इंटीग्रेशन आपको पता है, इसलिए वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा इंटीग्रेशन हो जिसके अंदर ना आपको लोअर लिमिट मालूम हो ना अपर लिमिट पता हो, तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये वाला जो इंटीग्रेशन आपने देखा ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, मतलब इसके अंदर हमको पता ही नहीं है कि लोअर लिमिट क्या होगी और अपर लिमिट क्या होगी। और इसीलिए जब आप इसको मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो इसका जो भी आंसर आता है वो अपने आप में मुकम्मल नहीं होता, और उसको मुकम्मल बनाने के लिए मतलब ये जो आंसर आया है ये अपने आप में मुकम्मल नहीं है बल्कि ये अधूरा है। और इसको कंप्लीट करने का एक तरीका ये होता है कि आप इसके आगे एक कांस्टेंट इसमें जमा करोगे, प्लस में हम यहाँ पर c लेंगे। आप लोग याद रखिए ये चीज को आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए कि जब भी इंटीग्रेशन के लिमिट नहीं होंगे और जब आप उसको हल करोगे तो प्लस सी लिखना जो है वो कंपलसरी होगा। अगर आपने प्लस सी नहीं लिखा तो आपका जो जवाब है वो गलत माना जाएगा, वो अधूरा रहेगा। तो अब मैंने यहाँ पे प्लस सी कर दिया हूं क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो था ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था। अब सवाल ये आता है कि ये जो प्लस सी है ये है क्या चीज। तो आप लोग याद रखिए सी जो है ये एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की कीमत जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। फिजिक्स में जब भी ये प्लस सी आएगा, कई मरतबा आने वाला है, आगे चलकर ये कई मरतबा आएगा, तो मैं आपको इन एडवांस आज ही मतलब स्टार्ट में ही आपको मैं बता दूं कि जब भी ये प्लस सी आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जब भी आएगा, हम इसके साथ तीन काम करेंगे। पहला काम ये होगा कि हम उसकी कीमत को मालूम करेंगे, कोई हम मैथमेटिकल तरीका अपनाएंगे, कोई फिजिकल प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे और हम उसकी कीमत मालूम करेंगे। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम उसकी कीमत को फर्ज कर लेंगे, हम उसकी जगह पर कोई भी एक नंबर या कोई एक कांस्टेंट जो है वो फर्ज कर लेंगे और उसको हल वगैरह नहीं करेंगे बल्कि उसको फर्ज करके हम उसको आगे बढ़ा देंगे। और तीसरा मामला ये होगा कि हम उसकी कीमत को जीरो ले लेंगे, मतलब ये कि हम उसको नजरअंदाज कर देंगे। जब भी वो प्लस सी आएगा हम ये तीन काम उसके साथ करने वाले हैं। या तो हम कोई तरीके से, कोई मैथमेटिकल तरीके से हम उसकी कीमत मालूम करेंगे, या हम उसको कांस्टेंट फर्ज कर लेंगे, या हम उसको जीरो लेकर नजरअंदाज कर देंगे। हम मान लेंगे कि वो जीरो है और उसको नजरअंदाज कर देंगे। अब आज आप देखिए, आज हमारे पास ये जो सी है ये पहली बार आया है, तो हम यहाँ पर पहला तरीका इस्तेमाल करेंगे, यानी हम इसकी कीमत को मालूम करेंगे। इसकी कीमत को मालूम करने का तरीका जो है वो ये है कि हम खती सादा मौसी की हरकत की जो इंतहाई मकाम की जो हालत है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। आइए पहले मैं आपको एकदम शॉर्ट में उसके बारे में पहले समझा दूं कि किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। आप देखिए, जब भी कोई जिस्म सादा मौसी की हरकत करेगा इस तरह से दो इंतहाई मकाम होंगे और एक बीचों बीच में कहीं तो भी एक जगह पर जो है एक ऐसा औसत मकाम होगा। मान लो कि ये निगेटिव इंतहाई मकाम है, ये पॉजिटिव इंतहाई मकाम है और ये औसत मकाम है। जब जरा इस मकाम पर होगा तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी, जब जरा इस मकाम पर होगा x की वैल्यू a होगी, जब जरा इस मकाम पर होगा यहाँ पर भी x की वैल्यू a होगी। हम इतना कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको प्लस है और इसको माइनस है बोल सकते हैं। राइट साइड में है इसलिए प्लस और लेफ्ट में है इसलिए माइनस होगी। अब आप एक और चीज पे गौर कीजिए कि जब जरा यहां होगा तो वो इसके आगे इधर नहीं जा सकता है बल्कि उसको इधर जाना पड़ेगा। ओके, और वो मान लो यहां से इधर जा रहा है, तो इधर से जब वो जाना शुरू करेगा तो वो जब यहां से गुजरेगा यहां उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। हमने कल जो है पिछले पीरियड में हम लोगों ने वो पेंडुलम को देखा था कि किस तरीके से पेंडुलम जो है वो सादा रकास का जो हम लोगों ने कल डेमोन्स्ट्रेशन जो देखा था, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम लोगों ने इस बात को देखा था कि किस तरह से वो पेंडुलम जो है वो बहुत
स्पीड से गुजरता है, जब वो औसत मकाम से गुजरता है तो यहां पर भी हम लोग उसी चीज को ध्यान में रखेंगे कि इस जगह पर रफ्तार जो है वो मैक्सिमम होगी औसत मकाम पर। और जब वो इंतहाई मकाम पर पहुंचेगा, आप देखिए ये जरा मान लो यहां से इधर गया यहां पर, तो यहां आने के बाद अब उसको इधर पलटना है। जब वो इधर पलटेगा, इधर पहले वो ऐसा गया और अब यहां से उसको पलटना है। आप गौर कीजिए कि अगर उसको जाकर पलटना है मतलब उसको एक पल के लिए वहां रुकना पड़ेगा, और अगर वो एक पल के लिए यहाँ पे अगर वो रुकता है तो इसका मतलब यहाँ पे रफ्तार 0 हो जाएगी। तो ये वाली जो चीज हमको यहाँ पे नजर आई, x बराबर a और v बराबर 0, ये चीज को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन कंडीशंस, मतलब इंतहाई मकाम की हालत। तो जब भी कोई जर्रा इंतहाई मकाम पर होता है एसएचएम के दौरान, उस वक्त x की कीमत a होती है और v की कीमत 0 होती है। अब आप ये वाली कीमतें यहां ला के रख दो, तो जब आप यहां ला के ये चीजों को ला के रखोगे, आप देखिए v बराबर आपको 0 मिला था, इसका मतलब हो जाएगा 0² बाय 2, मतलब ये 0 इज इक्वल टू, यहां पर ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स की जगह पर आपको a लेना है तो ये हो जाएगा a² बाय 2 प्लस c। और अब आप गौर कीजिए कि आपके पास जो इक्वेशन आपको मिली इसमें 0 इज इक्वल टू एक निगेटिव नंबर प्लस c है। अब हम ये पूरा का पूरा जो निगेटिव नंबर है इसको इधर शिफ्ट करेंगे। जब ये निगेटिव नंबर इधर आएगा तो इधर आकर वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब उस साइड में बचेगा c और इक्वल टू हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू a² बाय 2। तो आप लोग देखिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इंतहाई मकाम की हालत को इस्तेमाल करके c की कीमत मालूम कर लिया। अब ये जो c की कीमत हमको मिल गई, हम उसको यहां ला कर रख देंगे इस मसावत के अंदर। तो आइए अब देखिए ये मसावत क्या बन सकती है। ये मसावत कुछ इस तरह से हो जाएगी, v² बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x² बाय 2 प्लस c। और अभी जैसा कि हमने देखा था c की हमको जो कीमत मिली थी वो है ओमेगा स्क्वायर इंटू a² बाय 2। ओके, तो इस तरह से हमने c की जो कीमत है वो मालूम कर लिए। और अब हमारा ये जो इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन है अब ये कंप्लीट हो गया, मतलब अब ये उस c की कीमत यहाँ पर आ गई है और ये इंटीग्रेशन का ये बाकायदा डेफिनेट जो सॉल्यूशन है वो हमको मिला है। अब हम इस इक्वेशन को और ज्यादा आगे सॉल्व करेंगे। आप देखिए यहाँ पर हर जगह पर बाय 2 नजर आया। अब क्योंकि हर टर्म के अंदर बाय 2 है, इसलिए अगर मैं दोनों तरफ इनको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जितने भी बाय 2 है सब कैंसिल हो जाएंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड को, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा v² इज इक्वल टू, यहां से ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x² बाय 2 और इंटू 2, तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x²। उसके बाद प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू a² बाय 2 इंटू 2, हमने दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया था, वो 2 कैंसिल हो गया, ये बचेगा a²। तो इस तरह से एकदम सिंपल वे में हमको ये इक्वेशन मिल गई, तमाम 2 कैंसिल हो गए। अब आप यहाँ पे गौर करो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v² इज इक्वल टू, आप देखिए ये वाली टर्म निगेटिव है और ये वाली टर्म पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव टर्म को पहले लिख सकता हूँ और निगेटिव को बाद में। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू a² माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x²। ओके, अब हम इसको इस तरह से करेंगे, v² इज इक्वल टू, राइट साइड में से हम ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हमने इसको कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a² माइनस x²। और अब आखिरी टर्म ये v का स्क्वायर है, जब आप ये v का स्क्वायर हटाओगे ये हो जाएगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a² माइनस x²। तो आप लोग देखिए हमने बहुत ही सिंपल तरीके से उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करते हुए हम ये स्टेप तक जो है पहुंच गए हैं। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए इसमें ये v इज इक्वल टू अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर इनटू के बाहर ओमेगा स्क्वायर है और अंडर यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये माइनस साइन के साथ a² और x² है। तो अगर आप यहाँ पर इस स्क्वायर रूट में से अगर किसी को बाहर निकाल सकते हो तो सिर्फ ये ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, a² और x² को बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि उनके दरमियान में माइनस साइन है। प्लस या माइनस साइन अगर लोगों के बीच में है तो वो स्क्वायर्स को बाहर नहीं निकाला जा सकता। हाँ, ज़रब वाली टर्म्स को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट में 25 है
तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जवाब क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 5। तो एक्चुअली इसका जो जवाब है वो होगा +-5, क्योंकि जब भी कोई नंबर को, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को जब आप स्क्वायर रूट में से बाहर निकालते हैं तो उसके दोनों आंसर होते हैं, प्लस भी और माइनस भी। तो वही वाली चीज यहाँ पर ओमेगा के साथ में होने वाली है। तो जैसे आप इस ओमेगा को, ओमेगा स्क्वायर को आप रूट से बाहर निकालोगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, v इज इक्वल टू, ओमेगा बाहर आएगा तो बाहर बनकर बन जाएगा +- ओमेगा, यानी ये ओमेगा स्क्वायर बाहर आकर +- ओमेगा हो गया इनटू अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर बचा है a² - x²। तो यहाँ पर ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का को हल करते हुए अब हम दूसरे स्टेप तक पहुंच गए। हमको खती रफ्तार यानी लीनियर वेलोसिटी जो है उसकी कीमत जो है वो मिल गई है, और खती रफ्तार की कीमत हमको मिली +- ओमेगा अंडर रूट a² - x²। आइए अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही सवाल देखा था कि हमको खती इसरा, खती रफ्तार और खती हटाव तक जाना है। अभी हम पहले खती इसरा तक हमने हल किया था, फिर हमने इसको हल करते हुए अब खती रफ्तार तक आ गए। अब हमारा अगला जो टॉपिक, अगला जो स्टेप होगा वो होगा खती हटाव मालूम करना, कि खती हटाव क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे ये v जो है खती रफ्तार है, और खती रफ्तार का जो आपको पता है उसकी जो तारीफ वो है खती हटाव की तब्दीली की शरह। तो मैं यहाँ पर v को उसके डिफरेंशियल फॉर्म में लूंगा, मतलब हम मैथमेटिकल डेफिनेशन यूज करेंगे। इस v की जगह पर मैं लिख सकता हूं dx/dt। तो मैंने v की जगह पर लिख दिया dx/dt इज इक्वल टू +- ओमेगा अंडर रूट a² - x²। ओके, अब हम इसको, इस स्टेप को और आगे बढ़ाते हैं, इसको और आगे हल करेंगे हम लोग, ताकि हमको x की कीमत, मतलब हटाव की कीमत जो है वो मिल सके। अब मैं यहाँ पर एक काम करूंगा, सबसे पहले मैं ये dt को उधर शिफ्ट करूंगा, और क्योंकि इधर ये dx है, इसका मतलब ये है कि उधर वाले x वाली तमाम टर्म्स इधर आना चाहिए। अब उस साइड में जैसा आप देख रहे हो कि x की एक ही टर्म है, वही ये वाली, लेकिन ये टर्म अकेली नहीं है, बल्कि अंडर रूट के साथ a² माइनस के साथ x² है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक नंबर है, ये एक टर्म है। आप अकेले इस x² को इधर नहीं ला सकते हो, इसलिए आपको ये पूरी टर्म को इधर लाना पड़ेगा और ये dt को उधर भेजना पड़ेगा। इसका मतलब जब आप इसको ये रद्दो बदल करोगे, ये कुछ तो भी इस तरह से हो जाएगा dx अपॉन, क्योंकि ये इनटू में है तो इधर आकर वो अपॉन में जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट a² - x² इज इक्वल टू, उस साइड में है +- ओमेगा, प्लस और माइनस सिर्फ डायरेक्शंस के लिए है, इसलिए हम उसको बार बार नहीं लिखेंगे ओमेगा, और ये dt उधर चला गया तो इनटू dt। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला बन गया dx अपॉन अंडर रूट a² - x² इज इक्वल टू, ये dt उधर चला गया तो ओमेगा इंटू dt। अब आप देखिए एक बार फिर से दो अलग अलग डिफरेंशियल अलग अलग हो गए हैं, एक तरफ dx है, एक तरफ dt है, और जब भी ये स्टेप आएगी इसको हल करने का तरीका होगा कि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए अब हम दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट a² - x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा इंटू dt। और अब आप देखिए, मैंने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही आपको इंटीग्रेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था कि अगर इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट a² - x² हो तो उसका आंसर होता है साइन इनवर्स x/a। इसका मतलब ये वाला जो साइड है, ये जो चीज है पूरी की पूरी, इसका डायरेक्ट आंसर आपको लर्न करना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू, और अब राइट साइड में आप देखिए ओमेगा कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा तो ओमेगा बाहर। अब इंटीग्रेशन के अंदर बचा है इंटीग्रेशन dt। जाहिर है मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंटीग्रेशन dx x होता है, तो उसी तरह से इंटीग्रेशन dt जो है वो t हो जाएगा। अब आप फिर से गौर करो कि ये जो इंटीग्रेशन हमने किए ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था, मतलब यहाँ पे लिमिट्स नहीं थे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर आ तो गया लेकिन ये अधूरा है, और इस अधूरे आंसर को मुकम्मल करने का तरीका है कि इसके आगे हम लिखेंगे +c प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये +c आ गया है। अब हम आगे बढ़ाते हैं,
अब आप देखिए, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि जब भी ये प्लस सी आएगा, जब भी ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, हम इसके साथ तीन काम करेंगे। या तो हम कोई प्रोसेस यूज करके उसकी वैल्यू मालूम करेंगे, या हम उसकी कीमत को फर्ज करेंगे, या फिर हम उसकी कीमत को 0 के बराबर लेकर उसको नजरअंदाज कर देंगे। इससे पहले जब ये प्लस सी आया था तो हमने उसकी कीमत को मालूम किए थे, बाकायदा एक इंतहाई मकाम की हालत को इस्तेमाल करके हमने सी की कीमत मालूम किए थे। अब हम यहाँ पर सी की कीमत को फर्ज कर लेंगे एक कांस्टेंट के तौर पर। हम लोग यहाँ पर फर्ज करेंगे कि मान लो सी जो है वो एक फाय है। ये जो अलामत है इसको फाय कहा जाता, यानी आप याद रखिए जिस तरह से पाय होता है उर्दू में इसकी जगह पर होता है पे, लेकिन इसी तरह से ग्रीक लैंग्वेज में फाय होता है जैसे उर्दू में फे होता है, उस तरह से। ओके, तो ये उर्दू का जो फे था ये ग्रीक लैंग्वेज में फाय के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे। तो सी बराबर यहाँ पर हम फाय ले सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर फाय ले लेंगे ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, यानी साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस सी की जगह पर मैंने फाय ले लिया हूं। इस फाय को हम फेस कांस्टेंट कहेंगे, हैयत का मुस्तकिल। उसका क्या मतलब होता है वो हम अगले टॉपिक में देखने वाले हैं। अब आप आइए देखिए, ये साइन इनवर्स आ गया। साइन इनवर्स एक्स बाय इज इक्वल टू इतना। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स जो भी हो उसको जब आप इधर से उधर शिफ्ट करोगे तो उसका इनवर्स हट जाएगा। तो ये साइन इनवर्स को मैं उधर शिफ्ट करता हूं, साइन इनवर्स जब इधर से उधर जाएगा तो उसका इनवर्स हट जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड में मिलेगा एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स उधर चला गया, ये हो जाएगा साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, ये चीज समझ में आई सब लोगों को। ये जो साइन इनवर्स था ये इधर चला गया तो साइन बन गया, उसका इनवर्स जो है हट गया। अब आखिरी स्टेप एक्स अपॉन ए है, तो मैं यहां से ए को उधर भेजता हूं। जैसे मैं ए को उधर भेजूंगा ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आप लोग देखिए हमारे पास एक फाइनल, एक छोटी सी खूबसूरत सी एक इक्वेशन हमको x के लिए मिल गई और उसका फॉर्मूला मिल गया x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के को सॉल्व करते हुए हम लोग खती हटाओ मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच गए। तो आप लोग देखिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। सबसे पहले हम लोगों ने a मालूम किया, फिर हम लोगों ने v मालूम किए और फिर अब हम लोग x पर पहुंच गए। हमको a का फॉर्मूला मिला था माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, फिर हमको v का फॉर्मूला मिला प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अब हमको x का फॉर्मूला मिला a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज पे गौर कीजिए कि हटाओ जो है उसके फॉर्मूले में हमको साइन मिला है, और मैंने आपको कल शुरू में इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर ही आपको बताया था कि साइन या कोसाइन जो है इनको हार्मोनिक फंक्शन कहा जाता है, और ये फंक्शन साइन वाला फंक्शन हमको मिला है एसएचएम के हटाओ के ज़ाब्ते के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई जर्रा एसएचएम करेगा तब उसका हटाओ जो है वो साइन फंक्शन होगा, और साइन फंक्शन हार्मोनिक है, इसीलिए ये पूरी हरकत जो है इसको हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक हम लोग मतलब टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हो गया है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकल तरीके से या कैलकुलस को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके थोड़ा सा कुछ और चीजों की तरफ हम लोग जाएंगे। अब आप देखिए अभी हमको फॉर्मूला मिला x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम अगर चाहें तो हटाओ से रफ्तार पर भी जा सकते हैं। आपको सबको पता है कि रफ्तार का मतलब होता है dx बाय dt। अब dx बाय dt का मतलब मैथमेटिक्स की जबान में अगर बोला जाए तो इसका मतलब होगा x का डेरिवेटिव। तो अब ये जो आपको मिला है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो जैसे मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा ये बन जाएगा dx बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, मतलब मैंने दोनों साइड में यहाँ पे d अपॉन dt अप्लाई कर दिया, दोनों साइड का डेरिवेटिव ले लिए। जैसे ही मैंने डेरिवेटिव लिया dx बाय dt हमको लेफ्ट में मिला है, ये जो dx बाय dt है इसका मतलब होगा v इज इक्वल टू, अब हम राइट साइड में d अपॉन dt मतलब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो जैसे हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे आप देखिए सबसे पहले ये a बाहर आ जाएगा।
अगर ये ए बाहर आ गया तो ए बाहर हो गया। अब डेरिवेटिव यहां जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन। अब आप यहां पर याद रखिए कि डेरिवेटिव ऑफ साइन हमेशा कॉस होता है। ये इंटीग्रेशन का मतलब डेरिवेटिव का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताया था, वैसे ही डेरिवेटिव के भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं। और डेरिवेटिव के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उसके अंदर ये सबसे अहम फॉर्मूला है कि साइन का डेरिवेटिव हमेशा कॉस होगा। और वैसे ही जब हम कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होगा माइनस साइन। आप याद रखिए, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। ओके, तो अब हम यहाँ पर इस चीज को अप्लाई करेंगे। आप देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन मतलब ये बन जाएगा कॉस और ये ब्रैकेट में आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव। लेकिन यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाइव ही एक फंक्शन है टाइम का, इसलिए साइन का डेरिवेटिव तो कॉस हो गया। अब आपको ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ओमेगा टी प्लस फाइव का जब आप डेरिवेटिव लेंगे वो हो जाएगा ओमेगा और प्लस में फाइव का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव ओमेगा हो गया। अब आप इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इस तरीके से हमारे पास रफ्तार के लिए ये फॉर्मूला आ गया है। अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ। आप लोग देखिए, पहले हमने हटाव का फॉर्मूला देखा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और अब इसी पर से हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करके v का फॉर्मूला हमको मिला ओमेगा इंटू ए, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, अब हम रफ्तार पर से इसरा की तरफ आते हैं। अब आप याद रखिए कि इसरा जो है, एक्सेलरेशन जो है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी होता है, खती रफ्तार की तब्दीली की शरह होता है। तो इसका मतलब dv बाई dt a होगा। तो अब मैं ये वाला जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेटिव लूंगा, दोनों तरफ इनका डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ये हो जाएगा v का डेरिवेटिव मतलब dv बाई dt इज इक्वल टू, इस साइड में डेरिवेटिव लेना है, यह आ जाएगा डेरिवेटिव ओमेगा इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पर। ओके, अब आप देखिए dv बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, खती रफ्तार की तब्दीली की शरह। तो ये हो जाएगा इसरा खती इसरा यानी लीनियर एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह पर मैं ले सकता हूं a इज इक्वल टू, इस साइड में आप देखिए जैसे मैं डेरिवेटिव लूंगा सबसे पहले ओमेगा वाला ये कांस्टेंट है, ये दोनों बाहर हो जाएंगे। अगर ये दोनों बाहर हो गए तो ओमेगा इंटू ए बाहर, अब ये डेरिवेटिव यहां आ जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस जो है वो माइनस साइन होता है, इसका मतलब यहां पर आ जाएगा माइनस साइन। और अब आप लोग देखिए ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ओमेगा टी प्लस फाइव ये ऑलरेडी पहले से इसके अंदर मौजूद है, और क्योंकि कॉस के अंदर ओमेगा टी प्लस फाइव एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, तो हमको ओमेगा टी प्लस फाइव का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं वो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव आएगा ओमेगा और फाइव का 0 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ ओमेगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं। जब हम इसको हल करेंगे आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस, ये ओमेगा सामने लेना पड़ेगा, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, और जाहिर ये माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, ओमेगा को सामने ले लिया हूं, यह आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आइए मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे, ये हमारा खतीसरा के लिए फॉर्मूला आ गया, इस इक्वेशन को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आप देखिए हमारे पास इसरा के लिए इक्वेशन आ गया है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आप गौर कीजिए, आपके पास तीन फॉर्मूले यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हमने सादा मौसी की हरकत की जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जो तफरी की मसावा थी, उसको हल करके हमने यहां तक लेकर आए, और हमको क्या मिला, x का फॉर्मूला मिला a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब उसमें साइन फंक्शन आया है। v का फॉर्मूला मिला ओमेगा a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब इसमें कोसाइन फंक्शन मिला। उसके बाद एक्सेलरेशन, इसमें ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आप देखिए कि इसमें खती हटाओ, खती रफ्तार, खती इसरा, इन तीनों लोग, ये तीनों चीजें, तीनों अहम टर्म्स किसी भी हरकत के मुताले में ये तीनों बहुत अहम होते हैं। तो ये तीनों टर्म्स के अंदर हमको मिले साइन और कोसाइन फंक्शन, साइन फंक्शन भी मिला और कोसाइन फंक्शन भी मिला। और साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ
कि ये तीनों फॉर्मूले जिस हरकत को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हार्मोनिक है, और इसीलिए उस हरकत का नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन रखा गया था, यानी सादा मौसीकी या सादा हम आहंगी हरकत। यहाँ पर आप थोड़ा सा एक चीज आपको बता दूं कि आपका जो बोर्ड की जो बुक है अभी नए सिलेबस की, बोर्ड की उस बुक के मुताबिक x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इक्वेशन दी गई है। फिर v का फॉर्मूला दिया गया है ओमेगा a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। लेकिन जब इसरा का मामला आया तो उन्होंने वहां पर माइनस साइन नहीं दी है। मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी गलती हो गई है उन लोगों से। बोर्ड की बुक के अंदर माइनस साइन होना चाहिए था, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा निगेटिव होता है, माइनस होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जब आप बोर्ड की बुक को रेफर करोगे और जब ये तीनों फॉर्मूलों को आप मवाजना करके जब पढ़ोगे तो बोर्ड की बुक के अंदर आपको एक्स का फॉर्मूला, वी का फॉर्मूला तो ऐसे ही मिलेगा, ए का फॉर्मूला आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब माइनस साइन उसमें आपको नजर नहीं आएगी। मेरे ख्याल से वो गलती है, वहां पर इसरा के फॉर्मूले के अंदर माइनस साइन होना चाहिए। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने आज का पूरा जो लेक्चर है उसको मेरे साथ साथ नोट डाउन किया होगा और पूरे नोट्स आपने बनाए होंगे। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मेरे नंबर पर, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे वो डिफिकल्टी सेंड कीजिए और मुझे बताइए और पूछिए। इंशाल्लाह आपको जवाब दे दिया जाएगा, आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरीके से इसको हल करना है। ये क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिकल टॉपिक था, इसलिए आप इसको बहुत बेहतर और बहुत बार बार जो है आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे आपको ये उतना ज़्यादा आसानी के साथ ये समझ में आएगा और आपको लर्न होगा। अल्लाह हाफिज़।